So, good evening, class, and welcome to all in the 24th session of co-curricular class Human Values and Environment Studies. We discuss our Unit 4 Environment. So, now let's begin today's session. Bio assessment of environment quality. Bio assessment of environment quality. Bio assessment of environmental quality refers to evaluating the condition of an ecosystem by studying the biological organism, flora, fauna, and microorganisms present within it. It involves using the presence, abundance, diversity, and health of biological communities as indicators of environmental conditions, particularly in aquatic and terrestrial ecosystem. यानी कि जो पर्यावरण गुणवत्ता है, जो environmental equality है, उसमें जो बायो असेसमेंट है, यानी जो जैव मूल्यांकन है, मूल्यांकन यानी असेसमेंट, ठीक है। तो जो जैव मूल्यांकन है वो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उसमें मौजूद जैविक जीवों जैसे कि फ्लोरा वनस्पति, फोना जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। तो आपको इमेज में फ्लोरा फोना और ठीक है माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट विद इन इट, यानी कि उसमें अध्ययन करना, यानी कि इन सभी का अध्ययन करना, ठीक है। It involves using the presence, abundance, diversity, and health of biological communities as indicators of environmental conditions, particularly in aquatic and terrestrial ecosystem. यानी कि जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं और जो उनके संकेतक के रूप में जो जैविक समुदाय की उपस्थिति है, जो संकेतक के रूप में जैविक समुदाय है उसकी जो उपस्थिति है, उसमें उसकी प्रचुरता, विविधता यानी डाइवर्सिटी और स्वास्थ्य का उपयोग करना शामिल है, विशेष रूप से जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, यानी खास करके इसमें जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि जलीय और स्थलीय, जल में रहने वाला पारिस्थितिक तंत्र यानी जल की बायोडाइवर्सिटी और सॉरी जल का इकोसिस्टम और जमीन का इकोसिस्टम। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायो असेसमेंट, यानी बायो असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम health. Biological communities respond to change in environmental quality, making them effective indicators of pollution and habitat degradation. यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपके स्वास्थ्य का संकेतक है यानी इंडिकेटर है। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज रेस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरमेंट इक्वालिटी मेकिंग देम इफेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो जो जैविक समुदाय है, जैविक समुदाय और जो पर्यावरण की गुणवत्ता में परिवर्तन के लिए क्रिया करते हैं, यानी जो जैविक समुदाय और पर्यावरण की गुणवत्ता यानी जो एनवायरमेंट क्वालिटी है और जो जैविक समुदाय बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं वह क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, प्रदूषण और आवास क्षरण के प्रभावी संकेतक बन जाते हैं। यानी कि वो बता देते कि प्रदूषण कितना हो रहा है और आवास क्षरण कितना हो रहा है, यानी डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, यानी कितने घर मतलब इस तरीके से जीव जंतु के घर खत्म किए जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पहले से वार्निंग कर देना, ऐसा एक सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणाली। चेंजेस इन द पॉपुलेशन और बिहेवियर ऑफ सेंसिटिव स्पीसीज कैन सिग्नल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिफोर दे एस्केलेट्स। Changes in the population or behavior of sensitive species can signal environmental problems before they escalate, यानी कि जो संवेदनशील प्रजातियां हैं और जो उनकी जनसंख्या है उनके व्यवहार में परिवर्तन, या तो उनके व्यवहार में परिवर्तन या उनकी जनसंख्या में परिवर्तन, वो क्या है, पर्यावरणीय समस्या को बढ़ने से पहले ही संकेत दे देता है। यानी कि उससे क्या है, पर्यावरणीय जो समस्या आने वाली है उसके बढ़ने से पहले ही ये क्या करता है, संकेत दे देता है। कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग। Bio assessment often requires fewer resources than extensive chemical testing, especially for long term monitoring। यानी जो लागत प्रभावी निगरानी है, यानी जो कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, यानी आपकी कॉस्ट कम से कम लगेगी। तो बायो असेसमेंट ऑफन रिक्वायर्स फ्यू रिसोर्सेज देन एक्सटेंसिव केमिकल टेस्टिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। यानी कि जो जैव मूल्यांकन है, जो बायो असेसमेंट है, उसके लिए अक्सर जो व्यापक रासायनिक परीक्षण होते हैं, जो केमिकल टेस्टिंग होती हैं, जो रासायनिक परीक्षण है, उनकी तुलना में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी जो हम केमिकल टेस्टिंग करते हैं बायो असेसमेंट में, उससे कम आपको क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। खास करके कब, जब आप लंबे समय के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हो, यानी दीर्घकालिक निगरानी के लिए। comprehensive analysis, unlike physical or chemical test, bioassessment reflects the cumulative effect of multiple stressors over
टाइम, यानी जो भौतिक या रासायनिक परीक्षण के विपरीत, जो आपके भौतिक परीक्षण है, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट हैं, उनके विपरीत जो जैव मूल्यांकन है, जो बायो असेसमेंट है, वो समय के साथ कई तनावों के लिए, यानी जो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, कई तनावों के संचित प्रभावों को दर्शाता है। यानी समय के साथ जितने भी स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, जितने भी तनाव आ रहे हैं, उन सभी को दर्शाता है। कंपोनेंट्स ऑफ बायो असेसमेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स तो ऑर्गेनिज्म और communities that are sensitive to environmental changes are used to assess quality, यानी कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन है उनके प्रति संवेदनशील जीव, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जीव या समुदाय, उनका उपयोग गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स में एक्वेटिक इंसेक्ट्स, यानी कि जो जल की गुणवत्ता के लिए जलीय कीड़े, यानी जल की गुणवत्ता बने रहे उसके लिए जलीय कीड़े, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स फॉर वाटर क्वालिटी। एग्जाम्पल मे फ्लाइज और स्टोन फ्लाइज, जैसे मे फ्लाई और स्टोन फ्लाइज। लीचेस एंड मोसेस फॉर एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन एंड मोसेस, मोसेस मतलब काई, तो वायु प्रदूषण के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन डाइवर्सिटी फॉर सॉइल हेल्थ, वेजिटेशन डाइवर्सिटी फॉर सॉइल हेल्थ, यानी जो मृदा स्वास्थ्य है, जो सॉइल हेल्थ है, उसके लिए वनस्पति की विविधता, यानी वेजिटेशन की डाइवर्सिटी। रेफरेंस कंडीशन, a baseline or reference ecosystem condition is established representing an undisturbed or minimally impacted environment, यानी कि जो एक आधार रेखा या संदर्भ है, जो एक आधार रेखा या संदर्भ रेफरेंस पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति की स्थापित की जाती है। यानी ये क्या करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो आपका इकोसिस्टम है, उसकी कंडीशन को एस्टेब्लिश करता है, यानी इकोसिस्टम की स्थिति को एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है। रिप्रेजेंटिंग एन अनडिस्टर्ब्ड और मिनिमली इम्पैक्टेड एनवायरनमेंट, यानी जो एक अप्रभावित, यानी अनडिस्टर्ब, जो कोई प्रभावित ना हो वो, और न्यूनतम प्रभावित, या तो अप्रभावित या न्यूनतम प्रभावित, या तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं या कम से कम प्रभावित हुआ हो, तो ऐसे पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करती है। मैट्रिक्स फॉर असेसमेंट, मैट्रिक्स फॉर असेसमेंट, यानी कुछ मैट्रिक्स है, यानी जो मूल्यांकन असेसमेंट होता है उसके लिए कुछ मैट्रिक्स है, वो क्या क्या है? रिचनेस, यानी कि समृद्धि, तो द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट, यानी जितनी भी जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति है वो कितनी उपस्थित है वो। एविडेंस, यानी बहुतायत, यानी बहुत सी संख्या में कौन सी ज्यादा है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन और कम्युनिटी, यानी किसी जनसंख्या या समुदाय में व्यक्तियों की क्या संख्या होगी। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, यानी कि जो उत्पादक हैं, जो उपभोक्ता हैं और जो अपघटक हैं, उनके बीच क्या संबंध होंगे, क्या रिलेशंस होंगे वो। टॉलरेंस वैल्यूज, टॉलरेंस वैल्यूज, यानी जो सहनशीलता मूल्य है। तो सेंसिटिविटी और टॉलरेंस ऑफ स्पेसिस टू पॉल्यूशन, सेंसिटिविटी और टॉलरेंस ऑफ स्पेसिस टू पॉल्यूशन, जो प्रदूषण के प्रति जो आपकी प्रजातियां हैं, जो प्रदूषण के प्रति प्रजातियों की संवेदनशीलता या सहनशीलता क्या रहेगी, जो प्रदूषण है जो हो रहा है उसके प्रति जो प्रजातियां हैं उनकी सहनशीलता और संवेदनशीलता क्या रहेगी। स्टेप्स इन बायो असेसमेंट, यानी कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए बायो असेसमेंट के लिए। साइट सिलेक्शन, सैंपलिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग। देन साइट सिलेक्शन और सैंपलिंग, तो साइट सैंपलिंग सिलेक्शन में क्या होगा? आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेटिव साइट्स फॉर सैंपलिंग बेस्ड ऑन स्टडी गोल्स, यानी कि अध्ययन लक्ष्यों के आधार पर आपको, यानी अध्ययन करने के बाद आपको लक्ष्यों के आधार पर नमूनाकरण के लिए जो सैंपलिंग के लिए लेना है, प्रतिनिधि साइटों की पहचान करना है, यानी आपको रिप्रेजेंटेटिव साइट्स पहचाननी है। किसके आधार पर? आपके स्टडी के आधार पर, आपके अध्ययन लक्ष्यों के आधार पर। सैंपलिंग, तो कलेक्ट बायोलॉजिकल सैंपल्स यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, तो आपको क्या करने हैं, जो मानकीकृत तरीके हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उनका उपयोग करके जैविक नमूने एकत्र करने हैं, यानी कि जो जैविक नमूने हैं उनको एकत्र करना है किसके जरिए? मानकीकृत तरीकों के जरिए। तो इसमें क्या क्या है? मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स, एल्गाई यानी शैवाल, फिश मछली, प्लांट्स पौधे, ये सब बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं। रिकॉर्ड हैबिटेट पैरामीटर्स, रिकॉर्ड हैबिटेट पैरामीटर्स,
यानी कि जो आपको आवास पैरामीटर है वो रिकॉर्ड करनी है, जो हैबिटेट पैरामीटर्स हैं वो रिकॉर्ड करना है। एग्जांपल के लिए वेजिटेशन, जैसे वनस्पतियां, सबस्ट्रेट टाइप यानी सबस्ट्रेट का प्रकार, और वाटर फ्लो यानी जल प्रवाह। तो ये सब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो आपके पास डेटा है। एनालाइज का मतलब किसी भी चीज को जांचना, और डेटा एनालिसिस यानी जो डेटा आपके पास है उसको जांचना। तो डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, कंपेयर ऑब्जर्व्ड बायोलॉजिकल डेटा विद रेफरेंस कंडीशंस। यानी क्या आपको क्या करना है, जो स्थितियां हैं, जो संदर्भ स्थितियां हैं, उसके साथ जो आपका जैविक डेटा है, जो अवलोकित ऑब्जर्व, जो बायोलॉजिकल डेटा है जो ऑब्जर्व किया हुआ है, जो आपने इकट्ठा कर रखा है, वो जो डेटा है उसका क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी उसकी तुलना करनी है, किससे, रेफरेंस कंडीशन से। तो ऑब्जर्व बायोलॉजिकल डेटा की कंपेयर करनी है रेफरेंस कंडीशन से। यूज इंडिसेस सच एज द बायोटिक इंडेक्स, शेनन वीनर डाइवर्सिटी इंडेक्स, और ईपीटी, एपिमेरोपेट्रा, प्लीसोपेट्रा, ट्रिकोप्टेरा। रिचनेस फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि आपको क्या करना है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके लिए जो बायोटिक इंडेक्स हैं, जैसे कि कौन से शैनन वीनर डाइवर्सिटी, शैनन वीनर डाइवर्सिटी इंडेक्स, या ईपीटी, एफेमेरोप्टेरा, प्लेकोप्टेरा, और ट्रिकोप्टेरा। ये सब क्या है, जो समृद्धि है, जैसे सूचनांकों का उपयोग करना है, यानी आपको ऐसे सूचनांकों का उपयोग करना है डेटा को एनालाइज करने के लिए। इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग। इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या कैसे करनी है आपको। तो डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन, यानी आपको जो क्षरण हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हानि हो रही है, या जो प्रदूषण हो रहा है, जो प्रदूषण का स्तर है, वो आपको क्या करना है, निर्धारित करना है, वो आपको डिटरमाइन करना है। आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स सच एस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, टॉक्सिक सब्सटेंस और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यानी आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है किसको, पोषक तत्वों की कमी को, और जो विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, और आपका जो, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और जो आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, यानी जो आवास को, जैसे तनाव कारक, आवास विनाश, ये सभी इनकी क्या करना है, इन सब की पहचान करनी है। यानी आपको क्या, पोषक तत्वों की कमी, विषाक्त पदार्थ, या आवास विनाश, इन सभी जैसे तनाव कारकों की पहचान करनी है। रिपोर्टिंग कैसे करोगे, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर कंजर्वेशन और रिमिडिएशन एफर्ट्स। प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर कंजर्वेशन और रिमिडिएशन एफर्ट्स, यानी आपको संरक्षण या सुधार प्रयासों के लिए सिफारिशें प्रदान करनी है। जो सुधार और संरक्षण के लिए, यानी जो सुधार प्रयास हैं और जो संरक्षण कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सिफारिशें प्रदान करनी है, यानी रिकमेंडेशन प्रदान करनी है। कॉमन बायो असेसमेंट टूल्स, जो आपके कॉमनली बायो असेसमेंट टूल्स हैं वो क्या क्या है। इंडेक्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी, आईबीआई, इंडेक्स ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी, आईबीआई, combines multiple biological metrics to assess ecosystem health। यानी जो जैविक अखंडता सूचकांक है, आईबीआई, तो उसमें क्या करना है आपको, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए कई जैविक मैट्रिक्स को जोड़ता है। यानी इसका क्या काम है, ये कंबाइन करता है मल्टीपल बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को, किसके लिए, इकोसिस्टम हेल्थ को जानने के लिए, इकोसिस्टम की हेल्थ को जानने के लिए, यानी उसका स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ये बहुत सारी मैट्रिक्स को क्या करता है, जोड़ता है, जो आपकी बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है। नंबर टू इज बेंथिक इंडेक्स ऑफ बायोटिक इंटीग्रिटी, बेंथिक इंडेक्स ऑफ बायोटिक इंटीग्रिटी, BIBI, focuses on benthic macroinvertebrates in aquatic system। यानी कि जो जलीय प्रणालियों में जो बेंथिक मैक्रोइन्वर्टिब्रेट्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसका क्या काम, क्या है, बेंथिक इंडेक्स ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी, यानी जो जलीय प्रणाली है, तो जलीय प्रणाली में जो बेंथिक माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। एल्गल ब्लूम इंडिकेटर्स, एल्गल ब्लूम इंडिकेटर्स यानी शैवाल प्रस्फुटन संकेतक, शैवाल प्रस्फुटन संकेतक यानी ब्लूम।
तो ट्रैक्स न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड वाटर क्वालिटी थ्रू एल्गाe स्पीसीज एंड डेंसिटी, यानी जो शैवाल की प्रजातियां हैं और उनके घनत्व के माध्यम से, यानी शैवाल की प्रजाति और घनत्व के माध्यम से पोषक तत्वों के स्तर और जल की गुणवत्ता पर नजर रखता है। यानी कि पोषक तत्व है उनकी गुणवत्ता और उनके जल की गुणवत्ता और जो पोषक तत्व के स्तर हैं उन सब पर ये नजर रखता है। एप्लीकेशंस ऑफ बायो असेसमेंट, एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो नंबर वन इज वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, evaluating rivers, lakes and wetlands for pollution levels and ecosystem हेल्थ, यानी इवेल्युएट करना है किसको, यानी कि प्रदूषण के स्तर और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए, यानी जो प्रदूषण का स्तर है और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी हेल्थ के लिए, जो इकोसिस्टम हेल्थ है उसके लिए आपको क्या करना है, नदियां, झीलों और आर्द्र भूमियां, जो वेटलैंड्स हैं, नदियां, झीलें और जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि वाटर की क्वालिटी को जानने के लिए। नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, तो असेसिंग द सक्सेस ऑफ हैबिटेट रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, यानी क्या करना है, जो आपके आवास संरक्षण है, जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स है, हैबिटेट रिस्टोरेशन है, यानी जो आपके आवास संरक्षण है उनकी पहल करना और सफलता का आकलन करना। पॉलिसी डेवलपमेंट, यानी नीति विकास। इन्फॉर्मिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, इन्फॉर्मिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो आपके नियामक ढांचे हैं, जो आपके फिक्स जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो आपके नियामक ढांचे हैं उनकी जानकारी देना और मानक निर्धारित करना, यानी स्टैंडर्ड सेट करना। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता संरक्षण, तो आइडेंटिफाइंग एरियाज रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन और इंटरवेंशन, यानी कि संरक्षण या हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, यानी ये पहचानना कि अब हमें किस क्षेत्र को बचाना चाहिए, कौन सा क्षेत्र विलुप्त होते जा रहा है। लिमिटेशंस ऑफ बायो असेसमेंट, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिजल्ट्स, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रिजल्ट्स, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज कैन वेरी विद रीजन, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम टाइप रिक्वायरिंग लोकलाइज्ड स्टडीज, यानी कि जो संदर्भ विशिष्ट परिणाम है वो क्या होंगे, जो जैविक प्रतिक्रिया क्षेत्र हैं, जो जैविक प्रतिक्रिया क्षेत्र हैं जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है, यानी जो जैविक प्रतिक्रिया क्षेत्र जलवायु पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार अनुसार भिन्न हो सकती है, यानी वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, स्थानीय अध्ययन की आवश्यकता होती है, यानी जिसके लिए, यानी हर जगह का मौसम एक जैसा नहीं होगा, हर जगह का इकोसिस्टम एक जैसा नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको किस चीज की रिक्वायर्ड लोकल स्टडीज की, यानी कि वहाँ का लोकल जो अध्ययन करना पड़ेगा आपको वो इसमें करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, यानी ये थोड़ा जटिल है, यानी कॉम्प्लेक्स है। Interpreting data can be challenging due to multiple interpreting factors. Example, climate, human activity. यानी कि जब आप कर जो बहुत सारे क्रियाशील कारक हैं, यानी जो बहुत सारे क्रियाशील कारक हैं, जैसे कि जलवायु और मानव गतिविधि, जलवायु और मानव गतिविधि, इसके कारण जो डेटा की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, उसके लिए डेटा की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Seasonal variations. Seasonal variations. Biological communities may change with season, requiring careful timing of assessments. Biological communities may change with seasons, requiring careful timing of assessments. यानी जो आपके जैविक समुदाय हैं और उनमें जो मौसम के साथ परिवर्तन होता है, जो आपके जैविक समुदाय हैं और जो उनमें मौसम के साथ परिवर्तन होता है या परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए आपको क्या करना है, समय का सावधानी पूर्वक आकलन करना आवश्यकता है, यानी समय का, यानी कि जो समय है उसको आपको सीजनल वेरिएशंस को, यानी समय के साथ कुछ भी बदल सकता है, तो उसको पहले से आपको सावधानी पूर्वक आकलन करना जरूरी है। नाउ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। सबसे पहले बात, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, सारी चीजें मैनेज करनी होती है मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अब यहाँ पे एनवायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS, is a structured framework
that organizations that organizations use to identify, manage, monitor, and improve their environmental performance. It integrates environmental considerations into the overall management processes of an organization, ensuring compliance with legal requirements while promoting sustainable practices। यानी जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है, जो ईएमएस है, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक इस प्रकार का ढांचा है, एक ऐसा संरचित ढांचा है जिसका उपयोग संगठन क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए करते हैं, अपने पर्यावरण प्रदर्शन की पहचान के लिए, पर्यावरण प्रदर्शन की पहचान के लिए, एक प्रबंधन निगरानी के यानी मॉनिटरिंग के लिए, और सुधार के लिए यानी निगरानी और सुधार के लिए यानी इम्प्रूवमेंट और मैनेज मॉनिटर के लिए, इन सब के लिए उपयोग करते हैं। और यह पर्यावरण यानी इट इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू द ओवरऑल मैनेजमेंट processes of an organization, ensuring compliance with legal requirements while promoting sustainable practices। यानी जो पर्यावरणीय विचार है उनको संगठन जो समग्र प्रबंधन है ऐसी प्रक्रियाओं में क्या करना, एकीकृत करता है, जिससे क्या होता है, टिकाऊ प्रथाएं को बढ़ावा देते हुए, यानी जो टिकाऊ प्रथाएं हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो टिकाऊ प्रथाएं हैं, उनको बढ़ावा मिलता है और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यानी जो कानूनी आवश्यकताएं हैं, जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा वो भी सुनिश्चित करता है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो पूरे एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी सिस्टम यूज होता है, ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें आप आइडेंटिटी मैनेज मॉनिटर आइडेंटिटी मैनेज मॉनिटर और क्या करना है, इंप्रूव करना है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को, जिससे क्या होता है, इंटीग्रेट्स होता है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन और ओवरऑल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन करती है और ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देख के कंप्लायंस करती है और उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो प्रमोट करती है, ऐसी प्रैक्टिस को जो लंबे समय तक चले। की फीचर्स ऑफ एन ईएमएस की फीचर्स ऑफ एन ईएमएस सिस्टमैटिक अप्रोच, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। Systematic approach, continuous improvement, risk management, stakeholder engagement. A methodical process to address environmental issues. A methodical process to address environmental issues. यानी जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच रख रही है, जो जितने भी मुद्दे होंगे, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उनको क्या करना है, संबोधित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया यानी एक मेथोडिकल प्रोसेस है। Continuous improvement, the focuses on ongoing enhancement in environmental performance। Continuous improvement focuses on ongoing enhancement in environmental performance। तो अब क्या करना है, जो पर्यावरणीय प्रदर्शन है उनमें निरंतर वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी जो पर्यावरणीय परिवर्तन है और जो प्रदर्शन है उनमें निरंतर वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि क्या क्या जोखिम प्रबंधन है ये भी देखता है। आइडेंटिफाइज एंड मिटिगेट्स पोटेंशियल एनवायरमेंटल रिस्क, यानी ये पहचानता है कि जो भी पर्यावरणीय जोखिम है उनको, जो संभावित हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें कम से कम करना, जितने भी एनवायरमेंटल रिस्क है उन्हें पहचानना और उन्हें कम करना। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट यानी जो हितधारक हैं वो है सहभागिता। इनकरेज कोलैबोरेशन विद एम्प्लॉयज, कम्युनिटीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के, आपको इनकरेज करना है क्या, यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो समुदाय हैं और जो नियामक प्राधिकरण है, जो नियामक प्राधिकरण है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उनके साथ सहयोग कर प्रोत्साहन करता है, यानी उनके साथ सहयोग करके पर्यावरण में भी प्रोत्साहन करता है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्सेस यूज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस यूज एंड एफिशिएंसी, यानी रिसोर्स जो यूज कर रहे हैं हम, जो संसाधन यूज कर रहे हैं वो उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से। एनर्जी एंड वाटर यूज, जो पानी और ऊर्जा को हम जो यूज कर रहे हैं वो, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग वाटर यूसेज एंड बीइंग एनर्जी एफिशिएंट, यानी कि पानी को यूसेज को कम से कम करना, उसको कंट्रोल करना, और जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो उनको एफिशिएंटली यूज करना। वेस्ट जनरेशन कि जो आपके डिस्पोजेबल रिडक्शन, यूजेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, यानी ये सब बढ़ाना के डिस्पोजेबल हो जाए, यानी जो वन टाइम यूज वाला है उसको कम करना, उसका रिडक्शन करना और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना और प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट करना। कार्बन एमिशन, जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, मेजरिंग एंड रिड्यूसिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन फुटप्रिंट, यानी जो कार्बन एमिशंस हैं तो उनकी मेजरिंग करना और रिड्यूस करना, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको भी कम से कम करना। बायोडाइवर्सिटी, तो प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उससे बचाना, प्रिवेंट करना। कोर कंपोनेंट्स ऑफ एन ईएमएस, कोर कंपोनेंट्स ऑफ एन
EMS. Policy development. So stabilizing an environmental policy that reflects the organization's commitment to sustainability, pollution prevention and regulatory compliance. यानी जो पॉलिसी डेवलपमेंट है, जो नीति विकास है, उसमें क्या होता है, एक पर्यावरण नीति स्थापित करना, एक ऐसी नीति स्थापित करना जो स्थिरता, प्रदूषण की रोकथाम और नियामक अनुपालन के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि वो कमिटमेंट दर्शाएगा किसके लिए, संगठन के लिए। वो क्या करेगी संगठन, एक तो प्रदूषण की रोकथाम करेगी, पॉल्यूशन प्रिवेंशन करेगी, और जितने भी जो नियामक अनुपालन है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, उनको। प्लानिंग, तो यानी योजना बनाना, तो आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एक्टिविटीज दैट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट एंड असेसिंग देयर सिग्निफिकेंस। जो आइडेंटिफाई करेगी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, यानी कि पर्यावरणीय पहलुओं को, और ये क्या होते हैं, ऐसे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, यानी पर्यावरण पहलू जो पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, ऐसी गतिविधियां। एंड असेसिंग देयर सिग्निफिकेंस, एंड असेसिंग देयर सिग्निफिकेंस, यानी पर्यावरणीय पहलुओं की पहचान करना और उनके महत्व का आकलन करना, यानी मूल्यांकन करना। Setting measurable objectives and targets to improve performance. Setting measurable objectives and targets to improve performance. यानी कि आपको क्या करना है, प्रदर्शन में सुधार के लिए मापने योग्य उद्देश्य, यानी कि प्रदर्शन में सुधार के लिए मापने योग्य उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना। तो जो प्रदर्शन में सुधार के लिए मापने योग्य उद्देश्य हैं और जो लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित करना। डेवलपिंग एक्शंस प्लान्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऐसे प्लान्स जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजनाएं हैं, उनको विकसित करना है। यानी जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कार्य योजना है, उनको विकसित करना, यानी प्लान्स को डेवलप करना। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, यानी जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षण देना और उनको जिम्मेदारियां सौंपना। यानी कि उनको जिम्मेदारी सौंपना और प्रशिक्षण देना, किनको, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको। एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशनल कंट्रोल्स टू मैनेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशनल कंट्रोल्स टू मैनेज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी जो पर्यावरणीय प्रभाव है और उनका जो प्रबंधन है, पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन के लिए परिचालन नियंत्रण स्थापित करना, यानी मैनेज करना कंट्रोल्स को। क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन चैनल, यानी जो जो आंतरिक और बाह्य, यानी आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जो हितधारक है, उनके लिए जो कम्युनिकेशन चैनल है, उसको बनाना। कम्युनिकेशन चैनल जहाँ पे आराम से बातचीत हो पाए, यानी संचार हो पाए, कम्युनिकेशन हो पाए। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ट्रैकिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मैट्रिक्स एंड ऑडिट्स, यानी कि ट्रैक करना परफॉर्मेंस को किसके जरिए, यानी मैट्रिक्स और ऑडिट के माध्यम से, जो आपके उद्देश्य हैं, उनके विरुद्ध क्या करना, प्रदर्शन पर नजर रखना। यानी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, जो लक्ष्य रखे हैं, उनको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब क्या करना, मॉनिटरिंग करना और मेजरिंग भी करना। मॉनिटरिंग परफॉर्म कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो जो आपके कानूनी और नियामक, जो आपके कानूनी और नियामक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नियामक आवश्यकताएं हैं, उनके अनुपालन की निगरानी करना है। यानी कि उनके जो अनुपालन, जो कंप्लायंस है, उनके अनुपालन की क्या करना, निगरानी करना, जो कानूनन है और नियामक रूप से आपको आवश्यकता, यानी नियमित रूप से आपके लिए आवश्यक होंगे। इवेल्युएशन एंड रिव्यू। इवेल्युएशन एंड रिव्यू, यानी मूल्यांकन करना और समीक्षा करना। तो कंडक्टिंग पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट्स टू एक्सेस ईएमएस इफेक्टिवनेस। कंडक्टिंग पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट्स टू एसेस ईएमएस इफेक्टिवनेस, यानी जो ईएमएस प्रभावशीलता है, जो ईएमएस प्रभावशीलता है, उनका आकलन करने के लिए समय समय पर आंतरिक ऑडिट्स आयोजित करना। जो ईएमएस प्रभावशीलता है, उनका आकलन करने के लिए समय समय पर आंतरिक ऑडिट आयोजित करना। Reviewing the system's performance and making necessary adjustments. Reviewing the system's performance and making necessary adjustment, यानी जो सिस्टम के प्रदर्शन की समीक्षा करना, जो भी सिस्टम है उसका रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना और आवश्यक समायोजन करना। जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है, यानी ऐसे एडजस्टमेंट करना जो आवश्यक आपके लिए हो। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट बना के रखना, दस्तावेजीकरण करना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड आउटकम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आपको क्या करना है, मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, किसके लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही की नीतियां, यानी कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स और आउटकम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नीतियों,
प्रक्रियाओं और परिणामों को रिकॉर्ड बना के रखना, यानी पारदर्शिता बनी रहे, यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसके लिए क्या करना है। और जवाबदेही, यानी कि आप बाद में जवाब दे पाओ कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो अकाउंटेबिलिटी को इसको बनाने के लिए ऐसे पॉलिसीज को रिकॉर्ड करके रखना, प्रोसीजर जो प्रक्रिया है उनको रिकॉर्ड करना, और जो आउटकम्स आए जो परिणाम आए उनको भी रिकॉर्ड करके रखना। स्टैंडर्ड्स फॉर ईएमएस, यानी इसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। तो एक है आईएसओ 14001, आईएसओ 14001। एक आपने एक देखा होगा बहुत सी जगह आईएसओ 9001 करके भी आता है। The most widely recognized international standard for EMS providing a framework for organizations to improve environmental परफॉर्मेंस, यानी जो ईएमएस है और जो उसके सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी जो है ये सबसे व्यापक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानक है, जो संगठनों को पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यानी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उनको पर्यावरणीय प्रदर्शन यानी जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है उसको सुधारने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, यानी एक फ्रेमवर्क देता है। ईएमएस, इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम, ईएमएस, इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम्स, एन यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी एक यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव है किसके लिए, यानी कि ईएमएस, इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम, पर्यावरण प्रबंधन और प्रदर्शन मूल्यांकन में जो पर्यावरण का प्रदर्शन है, यानी जो परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन है, एनवायरमेंट का मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस है, उसका मूल्यांकन करने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी के लिए एक यूरोपीय संघ की पहल है, यानी एक यूरोपीय संघ है उसकी पहल है किसके लिए, स्वैच्छिक भागीदारी की, आप स्वयं से कितनी भागीदारी ले रहे हो। बेनिफिट्स क्या क्या है ईएमएस के, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रेपुटेशनल बेनिफिट्स। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी आर्थिक लाभ क्या क्या होंगे। तो लोअर्स कॉस्ट थ्रो रिसोर्स एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन, लोअर्स कॉस्ट थ्रो रिसोर्स एफिशिएंसी एंड वेस्ट रिडक्शन, यानी जो संसाधन दक्षता है और अपशिष्ट में कमी है उनके माध्यम से लागत कम होती है, यानी जो संसाधन दक्षता है और जो अपशिष्ट में कमी है उनके माध्यम से लागत कम होती है। मिनिमाइज रिस्क ऑफ फाइन्स एंड लीगल पेनल्टीज, मिनिमाइज रिस्क ऑफ फाइन्स एंड लीगल पेनल्टीज, यानी जो आपके जुर्माने हैं और जो कानूनी दंड है उनके जोखिम को कम करता है, मिनिमाइज करता है रिस्क को और फाइन्स को, और आपके लीगल पेनल्टी जो आपके लिए हो सकती है। एनहेंस मार्केट कम्पिटिटिवनेस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनहेंस मार्केट कम्पिटिटिवनेस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी है उसको आप प्रदर्शित करते हो बाजार में, जो आपका कंपटीशन है, जो कम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता है उसको बढ़ा सकते हो। रेपुटेशनल बेनिफिट्स, रेपुटेशनल बेनिफिट्स यानी प्रतिष्ठित लाभ। देन बिल्ड्स ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज, यानी आप क्या कर सकते हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स, जो आपके हितधारक हैं और जो आपके ग्राहक हैं और जो समुदाय हैं उनके साथ आप विश्वास बना सकते हो, यानी ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। स्ट्रेंथन्स ब्रांड इमेज एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन्स ब्रांड इमेज एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो ब्रांड छवि है, यानी जो आपकी ब्रांड इमेज है और जो आपकी सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज के प्रति जिम्मेदारियां, यानी कॉर्पोरेट की समाज के प्रति जिम्मेदारियां जो भी हैं उनको क्या करता है, मजबूती भी प्रदान करता है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स यानी पर्यावरणीय लाभ क्या क्या होंगे। तो रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट, यानी ये कम करता है किसको, एक तो प्रदूषण और जो बर्बादी होती है उसको कम करता है। कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट यूज, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट यूज, यानी जो आपके कुशल उपयोग है उनके माध्यम से क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, यानी कि आप इफेक्टिवली एफिशिएंट के साथ, एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाओगे, माध्यम से, इनके माध्यम से क्या है, प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण कर पाओगे, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर पाओगे। प्रमोट्स कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, प्रमोट्स कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, यानी जो आपके पर्यावरण नियम है उनको अनुपालन को बढ़ावा देता है, यानी प्रमोट करता है कंप्लायंस को एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए, जो पर्यावरण के नियम है उनको बढ़ावा देता है। ऑपरेशनल बेनिफिट्स, ऑपरेशनल बेनिफिट्स यानी जो परिचालन लाभ है वो क्या है, इंप्रूव्स एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट इन सस्टेनेबिलिटी, यानी बढ़ाएगा जो स्थिरता है, जो कर्मचारी है उसकी स्थिरता, जागरूकता और सहभागिता में सुधार करता है, यानी कर्मचारी की स्थिरता, जागरूकता और सहभागिता में सुधार करता है। फैसिलिटेट्स बेटर रिस्क मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स बेटर रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो बेहतर जोखिम प्रबंधन है
उसकी सुविधा भी प्रदान करता है, यानी जो बेटर रिस्क मैनेजमेंट है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का ये रिड्यूसिंग एमिशन, एक तो उत्सर्जन को कम करना, ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी यूज, यानी जो एनर्जी यूज है उसको कम से कम करना, ऑप्टिमाइज करना, अनुकूलित कर देना, एंड मैनेजिंग वेस्ट एफिशिएंट इफेक्टिवली, एंड और जो वेस्ट है उसको मैनेज करना इफेक्टिवली, यानी प्रभावी ढंग से कचरे को प्रबंधन करना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, यानी जो निर्माण उद्योग है उनमें कैसे यूज होगा। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि क्या है, जो टिकाऊ भवन है ऐसी प्रथाओं को लागू करना, टिकाऊ भवन प्रथाओं को लागू करना, और जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसको फिर कम कर देना। सर्विस सेक्टर, तो adopting green practices like energy efficient lighting, reduce water usage and paperless operation, यानी कि क्या करना है कि हमें जो ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था है, जो एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है वो, और पानी का कम से कम उपयोग और कागज रहित संचालन, तो ऐसी हरित प्रथाओं को अपनाना होगा। यानी ऐसी हरित प्रथाओं को, यानी जो ग्रीन प्रैक्टिस है उनको अपनाना, कि लाइट को कम से कम यूज करना, पानी का कम से कम यूज करना, और पेपरलेस ऑपरेशन करना, यानी पेपर का कम से कम यूज करना। चैलेंजेस क्या क्या है ईएमएस इम्प्लीमेंटेशन में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रारंभिक निवेश, हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड ट्रेनिंग पर्सनल, यानी जो आपके जो कर्मी है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी स्थापना और प्रशिक्षण में आपको उच्च लागत लगेगी, यानी कि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी, यानी थोड़ा सा जटिल है। तो डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग ईएमएस विद एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो ईएमएस है उसकी मौजूदा प्रक्रियाओं को एक साथ एकीकृत करने में कठिनाई आएगी। जो डिफिकल्टी है उस वो भी आएगी इंटीग्रेट करने में ईएमएस को। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस यानी कर्मचारी प्रतिरोध, तो लैक ऑफ अवेयरनेस और रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी परिवर्तन के प्रति जागरूकता की कमी या प्रतिरोध, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन।